गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो स्टडी हम करने वाले हैं वो करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पर। और एंशिएंट हिस्ट्री पर जो हमारी स्टडी है वो पहुँच गई है 49 पार्ट या सीरीज़ पर। तो आज 49 वीडियो का हम स्टडी करेंगे और जो न्यू हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूँ कि आप अगर स्टार्टिंग से स्टडी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी। तो कंटक शोधन क्या थी? आप भी विचार कर सकते हैं हमारे साथ साथ। और यहाँ पे फिर से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि लाइव क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। अगर आप लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो ओनली सैटरडे 4 PM आप जुड़ सकते हैं, बाकी दिन हम ऐसे ही ऑफलाइन में ही स्टडी करेंगे। तो कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी, ये थी फौजदारी न्यायालय। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में वर्णित कंटक शोधन वर्तमान समय में फौजदारी अदालतों की भांति व्यवहार करती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने वाले न्यायालय कंटक शोधन कहलाते थे। सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की? तो ये अधिकारी था रज्जुको। अशोक के शिलालेख के अनुसार रज्जुको की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों की देखरेख के लिए होती थी। इसके पास कर संग्रहण के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी थी। इसके द्वारा शत सहस्त्र पणियों पर भी शासन करने का उल्लेख प्राप्त होता है। मौर्य युग में पौतवा अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? तो ये था मापतौल का अधिकारी। मौर्य साम्राज्य में पोतवाध्यक्ष मापतौल विभाग का प्रमुख होता था। मुद्रा तथा टकशाला का अध्यक्ष जो सिक्के जारी करता था उसे लक्ष्मणाध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है? ये मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका में। यूनानी शासक सेलुकस का दूत मेगास्थनीज मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने तत्कालिक भारतीय समाज का वर्णन अपने ग्रंथ इंडिका में किया था। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि मौर्य युग में शांति तथा समृद्धि व्याप्ति, जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी तथा भूमि बड़ी उपजाऊ थी। लोग नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे तथा सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। भारतीय साहसी, वीर तथा सत्यवादी होते थे। उनकी वेशभूषा सादी होती थी। गेहूं तथा जौ प्रमुख खाद्यान्न थे। मेगास्थनीज के अनुसार समाज 7 वर्गों में विभाजित था: दार्शनिक, कृषक, शिकारी, पशुपालक, व्यापारी, शिल्प, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। मेगास्थनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायनोसिस तथा हेराक्लिस की पूजा करते थे। इसमें शिव तथा कृष्ण की पूजा होती थी। हेराक्लिस किसे कहा जाता था? तो कृष्ण को, और डायनोसिस शिव को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है। तो ये व्यवस्था थी गुप्तचर व्यवस्था। यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी व्याख्या डिटेल में दी गई है तो मैं यहाँ पर व्याख्या नहीं पढ़ पाऊँगी, आपको स्क्रॉल करती हूँ। बहुत लंबी लंबी व्याख्या मैं स्किप कर रही हूँ, लेकिन अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तो एक बार स्क्रॉल जरूर करके दिखाऊंगी।
बहुत फास्ट लगता है तो वीडियो को पॉज करके रीड करें। मेगास्थनीज की रचना में उल्लिखित अस्तिनोमोई कौन थे? अस्तिनोमोई नगर अधिकारी, मेगास्थनीज के अनुसार अधिकारियों को एस्टोनोमोई कहते हैं। एग्रोनोमोई नामक अधिकारी भी नगर में सड़क तथा भवन निर्माण का कार्य देखता था। कलियान यानी कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया है? कॉस्मास, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। कल्याण नामक व्यापारिक केंद्र का उल्लेख यूनानी लेखक कॉस्मास ने किया है। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की तथा मौर्य समाज में केवल 7 जातियों का उल्लेख किया। निम्नलिखित में से किसने लिखा कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था? तो ये कहने वाला था मेगास्थनीज कि भारतीयों को लेखन कला का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, जिसने अपना विवरण इंडिका नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया, जो अपने मूल रूप से आज उपलब्ध नहीं है। मेगास्थनीज के इंडिका के विवरण अन्य ग्रंथों में उदाहरण के रूप में पाए जाते हैं, जो अंशतः त्रुटिपूर्ण लगते हैं। जैसे मेगास्थनीज ने भारत में 4 के स्थान पर 7 मूल जातियों का वर्णन किया था तथा उसने भारतीयों की लेखन कला तथा लिखित कानून में अपरिचित बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हुई है, क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए मैं रीड कर रही हूँ। निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया? तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य भी था, अशोक भी था, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याख्या बहुत डिटेल में दी गई है, तो मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी। सिक्के ढलवाने को क्या कहा जाता था? तो ये कहलाता था लक्ष्मणाध्यक्ष। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 28 अध्यक्षों, तो फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 28 अध्यक्षों का विवरण मिलता है, जो विभिन्न विभागों में अध्यक्ष के रूप में मंत्री के नीचे काम करते थे। इनमें लक्ष्मणाध्यक्ष मुद्रा तथा टकशाला का अध्यक्ष था, जो सिक्के जारी करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का नगर प्रशासक एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी। तो इनके सदस्यों की कितनी संख्या निर्धारित थी? ये पहले भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये संख्या थी 30 की। यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया? तो जो आया था वो हो जाएगा डाइमेकस। ऑप्शन डी।
मौर्य शासक बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिम राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। स्ट्रॉम्बे के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। वह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। प्लिनी हमें बताता है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डाइनोसिस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि राजदूत बिंदुसार के समय आया था या अशोक के समय, क्योंकि मिस्री शासक ने इन दोनों मौर्य सम्राटों का समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है? तो इसमें हो जाएगा हमारा उत्तर टेसियस। ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण अर्थात मकदूनियाई शासक सिकंदर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। मेगास्थनीज के लेखक में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे? ये कहलाते थे जिले के अधिकारी। एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय के भारत के विषय में अपना विवरण इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी थे। इनका कार्य जमीन की नाप करना, टैक्स लगाना एवं वसूली करना था। निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य होता है हम सीधे उसी पर चलेंगे। ऑप्शन डी हमारा असत्य बनेगा। उसके 3 स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक को मिले थे। ये गलत दिया हुआ है, बाकी सभी सही है। एक बार सही वाले रीड कर लेते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है। उसके अभिलेखों में कुछ यूनानी व आरमेइक लिपियों में उत्कीर्ण है। फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले हैं। पहला दिल्ली मेरठ, तो यहां से आप रीड कर लें व्याख्या को। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया है? तो जो जारी नहीं हुआ है वो हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम ने उत्कीर्ण करवाया था। इस पर अशोक तथा स्कंदगुप्त के लेख खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1832 में जेम्स प्रिंसप ने इस लेख का पता लगाया और इस लेख में कुल 20 पंक्तियां हैं। यह शुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी में लिखी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक निष्पादित करते थे? तो रज्जुक अभी हमने सॉल्व किया था, न्यायिक कार्य के लिए इन्हें रखा गया था। न्याय प्रशासन में एकरूपता लाने के लिए अशोक ने अपने अभिषेक के 26वें वर्ष रज्जुकों को न्यायाधीश संबंधी मामले में स्वतंत्रता अधिकार प्रदान किया। 4थे स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मैंने उन्हें रज्जुकों को न्यायिक अनुसंधान तथा दंड में स्वतंत्र कर दिया, जिससे वे निर्भय होकर विश्वास के साथ अपना कार्य करें। और यहाँ पे आ गया है मैचिंग करने का क्वेश्चन। कूट दिया गया है, कूट के माध्यम से हमें क्वेश्चन, हम सीधे आंसर पर आएंगे क्योंकि थोड़ा टाइम हम बचा लेते हैं। उत्तर पंथ हो जाएगा तक्षशिला, दक्षिण पंथ हो जाएगा स्वर्णगिरी, मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र और कलिंग तोशाली। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अशोक के देवनाप्रिया प्रियदर्शी के रूप में पहचान देने वाला अभिलेख किस स्थान पर पाया गया? ये पाया गया है मस्की। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम मस्की लेख में अशोक का नाम पढ़ा गया है। मस्की लेख देवनाप्रिया अशोकस उत्कीर्ण है। मस्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। अशोक के अभिलेखों में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं, वे ताम्र पर उत्कीर्ण है। 2 कहता है अशोक की वंशावली की सूचना देता है। और नीचे कूट दिए गए हैं, कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे हमारा ना ए सही है, 1 भी गलत है और 2 भी गलत है।
अशोक के अभिलेख स्तंभ शिलालेख गुहाओं की दीवारों पर मिलते हैं। इसके अभिलेखों में इसकी वंशावली का वर्णन नहीं किया गया है। चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण करें? तो यहाँ हो जाएगा हखामनी। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्म स्तंभ हैं। इन स्तंभों का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से हुआ है। इन स्तंभों के 2 मुख्य भाग हैं। थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम हो रही है। स्तंभ यष्टि या गवादोम लाट शीश भाग स्तंभों की चमकीली पॉलिश घंटावृत्ति तथा शीश भाग में पशु आकृति के कारण पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि इस काल के प्रेरणा हखमनी ईरानी से मिलते हैं। अशोक के किस अभिलेख पर मोर उत्कीर्ण किया गया है? तो मोर उत्कीर्ण किया गया है, ये हो जाएगा लौहरिया नंदनगढ़ स्तंभ। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, लिंक दिए गए हैं, लिंक के माध्यम से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको